नमस्कार, 18 स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। फ्राइडे सेशन अगर हम देखेंगे भारतीय बाजार के लिए नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है, लेकिन विदेशी बाजार संकेत फिलहाल हम देख रहे हैं सुस्ती की तरफ ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर होगा करीब 180 अंकों की कमजोरी के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे 17,427 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी में कामकाज लाल निशान के साथ ही ट्रेड होता हुआ। जापान के बाजार निक्केई यहाँ पर आज छुट्टी है और तो वहां से क्यूज आते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन साथ ही अगर आप देखेंगे कॉस्पी में भी 1% तक की गिरावट के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या कुछ होता हुआ दिखा, डाउ, एसएनपी, नैस्डैक, यहाँ पर हमने कमजोरी देखी है। डाउ करीब 500 अंकों से ज्यादा टूटता हुआ दिखा। नैस्डैक और एसएनपी में भी 2-2% तक की कमजोरी और डाउ फ्यूचर्स हमने देखा करीब 180 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। तो चलिए, कमजोर संकेतों के पीछे की वजह क्या है, विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ कह रहे हैं और आज किन लेवल्स पर ट्रेड वहां पर होता हुआ दिख सकता है, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। आज क्या हो गया विदेशी बाजार को? जी बिल्कुल, मॉर्निंग मानसी। देखिए, विदेशी बाजारों को जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि इन्फ्लेशन फिगर्स कितनी आएगी, उससे भी ज़्यादा डर इस बात का हुआ कि एस्टिमेट से ज़्यादा ना आ जाए, और वही हुआ। बढ़कर तो आई, लेकिन जितना अनुमान था उससे भी ज़्यादा बढ़कर आई। 7.5% वाई ऑन वाई महंगाई दर फिगर थी, 7.3% का अनुमान था। यानी बाजार इस बात के लिए तो तैयार थे कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन हाई है, लेकिन इन्फ्लेशन इतना हाई है, इसके लिए शायद बाजार में एक नी जर्क रिएक्शन हमने देखा, जिस तरह से एक सेल ऑफ यूएस मार्केट्स में कल आपने देखा। 40 साल में बढ़कर सबसे फिगर्स आई हैं और आपको सीधा असर बॉन्ड यील्ड पे कल देखने को मिला। पहले नैस्डैक और डाउ के पॉइंट्स के लिहाज से गिरावट बता देते हैं कि दोनों में एक अच्छी खासी बिकवाली का दबाव आपको शुरुआत से ही देखने को हावी मिला। हालांकि एक पॉइंट था जब थोड़ा सा बाउंस दिखा आपको डाउ में, लेकिन कुल मिलाकर 500 अंक नीचे डाउ बंद होता है कल। नैस्डैक में 2% की आपको गिरावट देखने को मिलती है, एसएनपी भी 2% टूटता है। और क्लियरली इन्फ्लेशन फिगर्स को अब देखते हुए इस तरह के एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं कि शायद इस साल फेड रेट हाइक 4 बार से शायद ज़्यादा भी कर दे। इनफैक्ट यहाँ तक बातें हो रही हैं कि शायद जुलाई तक तो 1% तक की इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी हो चुकी होगी। तो ये सारे एस्टिमेट्स के बीच सेंटिमेंटल बहुत वीक, नी जर्क रिएक्शन और बाजार धड़ाम से गिरते हैं यूएस मार्केट्स में। बॉन्ड यील्ड 2% के ऊपर चले गए और ये 2019 के बाद सिंगल डे की बढ़ोतरी का ये एक रिकॉर्ड था कल के नाम। हालांकि कुछ बेसिस पॉइंट ज़रूर उसके बाद करेक्ट हुई, लेकिन एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने देखी। और इन्फ्लेशन का एक डायरेक्ट कनेक्ट होता है मानसी। अगर वहाँ पर 0.1% की इन्फ्लेशन फिगर बढ़ती है तो वहाँ 0.01% बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हो जाती है, जो एक ट्रेंड और एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो फिगर्स अब तक देखी गई हैं। तो बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई 2%। इसके बाद आप यूएस डॉलर इंडेक्स देखें, फिर से उसकी चाल जो है वो $96 के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेंट आपको थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है इस वक्त, लेकिन अब भी 92 के पास है। इसमें एटलीस्ट 92 पर ही है, उससे ज़्यादा नहीं गया। लेकिन बड़े कंसर्न्स बॉन्ड यील्ड को लेकर हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से वापस 96 के पास पहुंच रहा है, तो वो एक रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरली दिखा, जिसका दबाव हमने बिटकॉइन में भी कल देखा। तो क्लियरली संकेत इस वक्त वहाँ से नेगेटिव आते हुए मानसी। राइट प्रियंका, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत यहाँ पर हमें बताने के लिए, और क्या कुछ हो रहा है इन्फ्लेशन के फ्रंट पर, बॉन्ड यील्ड के फ्रंट पर, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ग्लोबल सेटअप पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फंड एक्शन जान लेते हैं। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। लगातार हम देख रहे हैं एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट में 1733 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर की है। डीआईएस की कैश मार्केट में 2727 करोड़ की खरीदारी है। वहीं एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 2276 करोड़ की खरीदारी की है, तो इंडेक्स ऑप्शंस में 5078 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से ऑफकोर्स खरीदारी है, लेकिन कैश मार्केट में जो लगातार बिकवाली का दौर है वो अब भी यहाँ पर जारी है। चलिए इन तमाम संकेतों के साथ चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ और उनके पास से जानते हैं कि आज के लिए सेटअप कैसा नजर आएगा, शुरुआत कैसे की जाए। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। जिस तरह से कल का ट्रेडिंग सेशन हमने देखा, क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी हमने काफ़ी एक्शन बाजार में देखा, और आज अब शुरुआत जब हम देख रहे हैं, विदेशी बाजार तो फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज के लिए आपके हिसाब से लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? नमस्कार मानसी जी। मानसी, देखिए एक तरफा तेजी हम निचले स्तरों से देख रहे हैं, एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल रही थी। हालांकि ऊपरी स्तरों पर देखें तो लगातार दूसरी बार निफ्टी ने अपने 21 डे मूविंग एवरेज के आसपास का रेजिस्टेंस फेस किया है।
ठीक 17,640 के लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस आता हुआ नजर आ रहा है और वहां से थोड़ी बहुत एक मैं कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से आज ग्लोबल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं थोड़ा सा दबाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसीलिए फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव एक हल्की मुनाफा वसूली के लिए यहाँ पे एक सेल ट्रेड होगा निफ्टी में। जब तक 17,650 के पार निफ्टी नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे फ्रेश तेजी अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लगातार तीसरे सेशन में हमने एक तेजी देखी है और एक तरफा बढ़त देखी है। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉज मैं कहूँगा लेना चाहिए और 17,500 17,450 निचले स्तरों पर ये दो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आज के सेशन में, और वही ग्लोबल मार्केट्स भी इंडिकेट कर रहे हैं। और जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक 17,200 के लेवल अब ब्रेच नहीं करता है निचले स्तरों पर तब तक यहाँ पे ब्रॉडर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो इंडेक्स लेवल पे मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए और एक बिकाली का ट्रेड लिया जा सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो, और स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग साइड में फोकस किया जा सकता है। ओके नीलेश जी, फिर आज के लिए स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं आप? देखिए दोनों ही कॉन्ट्राबैट खरीदारी की साइड में है। SBI लाइफ ये पर्टिकुलर काउंटर अपने 200 DMA लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था कल के सेशन में। यहाँ पे गिरावट में मैं कहूँगा खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 1130 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, 1170 1175 के आसपास के टारगेट होंगे। वहीं दूसरा डिफेंसिव सेक्टर होगा फार्मा। फार्मा में भी अगर गिरावट होती है तो सिप्ला को खरीद के चलने की सलाह होगी। 955 का स्टॉप लॉस होगा, 1015 के टारगेट्स होंगे। ओके नीलेश जी, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंजेस पर अपना नज़रिया और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपकी कॉल्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर निफ्टी पर जिस तरह से सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से आप देखिए एक बार के लिए सेल कॉल्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। 17,500 के टारगेट्स को मानकर चलें, 17,650 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। अनुमान यही है कि उतार चढ़ाव के बीच शुरुआत होती हुई कॉशियस नज़रिया ज़रूर आप अपना कर चलें। इसी के चलते SBI लाइफ में खरीदारी के मौके आप ढूंढ कर चल सकते हैं। 1,175 के टारगेट्स को यहाँ पर मान कर चलें, 1,130 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये तो हो गई नीलेश जी की ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन चलिए हमारे पास और निर्मल बंक से 2 कॉल्स आई हैं जो कि आपके सामने रख देते हैं। फेडरल बैंक और साथ ही स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज दोनों पर ही खरीदारी के मौके आते हुए दिख रहे हैं। फेडरल बैंक में कल करीब 2.25% की बढ़त हमने देखी है और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जहां करीब 6% की तेजी दिखाकर कल क्लोज होता हुआ दिखा है। ऐसे में फेडरल बैंक में निर्मल बंक का मानना है कि खरीदारी अगर करके चल रहे हैं 112 के लक्ष्य को आप मानकर चल सकते हैं। 100 का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। कल तेजी दिखी, आज भी तेजी कायम रह सकती है। 232 के टारगेट्स को मानकर चलें, 210 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए अब आपके पास नीलेश जी की तरफ से कॉल्स हैं और इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से निर्मल बैंक की तरफ से भी फेडरल बैंक और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे, कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट रहे, कैसे रहे ये तमाम नतीजे, जान लेते हैं पूजा त्रिपाठी से। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत निफ्टी कंपनी के साथ करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे में आपको गिरावट नजर आएगी, लेकिन हर फ्रंट पर हम देखेंगे तो अनुमान से बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं। आय में 19% की गिरावट है, मुनाफे में 36% की गिरावट दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो 32% की गिरावट वहां पर दर्ज हुई है, लेकिन वहां पर हम 654 करोड़ के आंकड़े का एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके सामने देखिए माफ कीजिए 878 करोड़ के आंकड़े हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके सामने करीब 959 करोड़ के नंबर्स कंपनी ने दर्ज किए। मार्जिन के फ्रंट पर भी अनुमान से बेहतर नंबर्स हैं। 11.54% का हमारा अनुमान था, उसके सामने 12.2% के नंबर्स आए हैं। तो गिरावट जरूर नजर आ रही है, लेकिन अनुमान से बेहतर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं वायदा बाजार के कुछ नतीजों पर। तो शुरुआत पहले अच्छे नतीजों से करते हैं। ट्रेंट ने अच्छे नतीजे पेश किए। आय में 75% की बढ़त है, मुनाफा 77% बढ़ा है कंपनी का, कामकाजी मुनाफे में 58% की बढ़त, और मार्जिन में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्जिन के फिगर्स जो हैं वो 18.1% है। सन टीवी के नतीजे भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 6% की बढ़त, मुनाफे में 3.5% की बढ़त, और काम
कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां भी 20% की बढ़त, मार्जिन में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, 62% से बढ़कर करीब करीब 70% के मार्जिन फिगर्स इस बार कंपनी ने पोस्ट किए। टाटा केमिकल्स के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आय में 21% की बढ़त हुई है और मुनाफा 70% से बढ़ा है कंपनी का। कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। अब आते हैं जीएसपीएल के नंबर्स पर, तो यहाँ नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में करीब 20% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की, मुनाफा 24% घटा कंपनी का और कामकाजी मुनाफे में भी करीब 11% की गिरावट इस बार देखी गई है। क्यूमेंस के नतीजे मिले जुले हैं। अगर मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो कुछ दबाव है, 16.9% से घटकर इस बार जो मार्जिन के फिगर्स आए हैं वो 15.7% आए हैं। लेकिन अगर आय के फ्रंट पर देखेंगे तो 22% की बढ़त वहां हुई है और मुनाफा भी करीब 4% बढ़ा है कंपनी का। तो मिले जुले नंबर्स आए हैं क्यूमेंस के। ओके पूजा, शुक्रिया ये सारे के सारे नतीजे और उनके रिव्यूज़ हमें बताने के लिए। तो इस तमाम नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए और इन नंबर्स का इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पर देखने की संभावना है। लेकिन चलिए, नंबर्स की तरह ही कई सारी खबरें भी थी जो कल बाजार बंद होने के बाद आई और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। कौन से हैं ये सब जान लेते हैं शरद से। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो अहम इम्पैक्ट है, स्पेशली जो यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आई, उसके कारण जो है आपके 10 ईयर डेट यील्ड में भी जो है इम्पैक्ट पड़ा और आप देख सकते हैं नस्डैक में भी गिरावट है। तो वहाँ पे आप टेक स्टॉक्स जो भारत के हैं और जो न्यू एज टेक कंपनीज हैं वहाँ पे आज एक इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट मैक्रो फैक्टर है जो इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम प्राइसेस का एक प्रॉक्सी प्ले का हमने रिसर्च किया। यहाँ पे यूनाइटेड ब्रूअरीज ने हमने पकड़ा और पैकेजिंग स्टॉक्स ने पकड़ा। यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, ऑलमोस्ट 13 ईयर हाई है। तो बेसिकली जो बियर कैंस होते हैं जो बनते हैं तो वो एल्यूमिनियम के लिए होते हैं। बहुत सारे आपके फॉरेन कंपनीज ऑलरेडी जो है प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो यूनाइटेड ब्रूअरीज भी इस सेगमेंट में आता है, तो इस स्टॉक को ज़रूर देखिएगा। और एल्यूमिनियम पैकेजिंग भी होती है और एल्यूमिनियम पैकेजिंग में क्या होता है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के भी ऑप्शंस रहते हैं। तो बहुत सारे पैकेजिंग फिल्म के जो स्टॉक्स हैं वो एक हार्ड पैकेजिंग स्टॉक्स के भी मैन्युफैक्चरर्स शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा यूनाइटेड ब्रूअरीज और पैकेजिंग स्टॉक्स। बर्गर किंग जो है हमारी ईटी नाउ स्वदेश के जो खबर पे मुहर लगी है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि QIP लॉन्च हो चुकी है। फ्लोर प्राइस लगभग 136 रुपीज़ पर शेयर पे है और जो इंडिकेटिव डील साइज है ऑलमोस्ट 1275 टू 1425 करोड़ रुपीस पे है। जोमेटो का भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है, हालांकि उनके नतीजे भी आए थे। उन्होंने लगभग $400 मिलियन जो है सेट असाइड की है कि वो इन्वेस्ट करेंगे क्विक कॉमर्स में, जो आपके 10 मिनट की जो डिलीवरी आती है ग्रोसरी, उसको कहते हैं क्विक कॉमर्स। और इसके अलावा एक NBFC भी वो स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाएगा डिलीवरी पार्टनर्स और रेस्टोरेंट्स को। टोरेंट पावर भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे वो लगभग 100% स्टेक जो एक्वायर करेंगे आपके विजुअल परसेप्ट सोलर प्रोजेक्ट्स में। लगभग 163 करोड़ का ये डील है। और इसके अलावा 25 मेगावाट का एक सोलर प्लांट भी जो है एक्वायर किए ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज़ और बलरामपुर चीनी मिल्स के साथ। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स जो था हालांकि न्यूज़ में था, अब यहाँ पे एक अप्रूवल आई है फंड रेज किया। यहाँ पे लगभग 13,1300 करोड़ का जो है फंड रेज NCD द्वारा होगा और ये जो है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस जो होगा टाटा स्टील से किया जाएगा। तो एक इंटर कंपनी ट्रांसफ़र होगी और इसके बैलेंस शीट पे एक अच्छी सुधार देखने मिलेगी। जैन इरिगेशन स्टॉक जो हालांकि बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, यहाँ पे जो है एक टाइप से री रेटिंग हो सकती है स्टॉक में। यहाँ पे लेंडर्स जो है अप्रूव कर दिए रेजोल्यूशन प्लान मेजॉरिटी के साथ, तो ये स्टॉक भी रहेगा फोकस में। IRCTC में भी आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है जहाँ पे जो 5 दिन वाली एक रिजम्पशन स्टार्ट हो गई है आपकी अहमदाबाद और मुंबई की तेजस एक्सप्रेस पे, अब वो वापस चलने वाली हैं। और आखिर में क्वेस्ट कॉर्प के बारे में बात करेंगे। स्टॉक में ऑलरेडी दबाव देखने मिला था जब खबरें आई थी कि मैनेजमेंट में कुछ चेंज आएगा और अब जो है कृष्णा सूरज मौर्य जो कंपनी के MD हैं वो अभी स्टेप डाउन कर दिए हैं अपने MD और ग्रुप CEO के पद से विद इमीडिएट इफेक्ट। तो उसके कारण जो था स्टॉक में ऑलरेडी दबाव देखने मिला था। और यहाँ पे कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट की कि वो हेप्टागॉन टेक में जो है अपनी स्टेक बढ़ाएंगे, 49% से बढ़ा के ऑलमोस्ट 61% कर देंगे। तो ये सारे बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस पे खबर आए हैं, कुछ मैक्रो फैक्टर्स पे और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पे। ओके, तो क्लियरली ढेर सारी खबरें यहाँ पर आती हुई दिख रही है। और आज आप देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो हैं ही, लेकिन साथ ही सेक्टर्स भी फोकस में रहेंगे। एक तो टेक शेयरों पर फोकस रहेगा, इसके अलावा पैकेजिंग से जुड़े शेयरों पर नजर रखिए। 2 एक्सक्लूसिव ईटी नाउ स्वदेश पर आपने देखी है, एक बर्गर किंग को लेकर और साथ ही एक जोमेटो को लेकर। दोनों स्टॉक्स पर आज नज़र रहेगी। और आपको बता दें कि सबसे पहले जो ताज़ा खबर इन दोनों से जुड़ी, दोनों कंपनियों से जुड़ी जो अपडेट्स आती हुई दिखी आपने ईटी नाउ स्वदेश पर ही देखी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि ONGC के नतीजे जो आने वाले हैं वो कैसे आते हुए दिख सकते हैं। बताने के लिए शरद ही है हमारे साथ, उनसे ही समझ लेते हैं। शरद, बताएं ONGC के नंबर्स से क्या उम्मीदें लगाई जाए।
जी बिल्कुल, जो ओवरऑल टॉप लाइन नंबर्स देखेंगे तो वो एक अच्छे टॉप लाइन नंबर्स, डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जो आय में लगभग 16% का उछाल का अनुमान है और एबिटा में 18% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। हालांकि पैट के नंबर्स ज़रूर कम आने वाले हैं क्योंकि एक एडजस्टमेंट हुई थी दूसरे तिमाही में आपके डेफर्ड टैक्स प्रोविजन को लेके। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो कच्चे तेल की दाम में बढ़ोतरी हुई है, आपके गैस प्राइसेस में बढ़ोतरी है, तो इसके कारण ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स है उसमें जो है एक अच्छे नंबर्स का आने का उम्मीद है। अगर ब्रेंट क्रूड प्राइसेस की बात करें तो वो लगभग 15% उसमें उछाल देखने मिला था, एस्टिमेटेड है। डोमेस्टिक गैस प्राइसेस में भी जो है अनुमान है कि ऑलमोस्ट 62% का ग्रोथ देखने मिला था तीसरे तिमाही में। अब ओवरऑल देखा जाए तो ऑयल और गैस के सेल्स को देखा जाए तो अगर आप सिक्वेंशियली में लगभग 1.2 से लेकर 2.4% तक ग्रोथ देखा जाएगा। हालांकि दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी रहेंगे या फैक्टर्स टू वॉच आउट कह सकते हैं, वो रहेगा मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है स्पेशली गैस प्रोडक्शन को लेकर चौथे तिमाही के लिए और वित्त साल 2023 के लिए, और आखिर में ओएनजीसी विदेश उनका क्या प्रोडक्शन है और उनका क्या ग्रोथ आउटलुक है वित्त साल 2023 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे ओवरऑल ओएनजीसी को ट्रैक करने के लिए। चलिए, शुक्रिया ओएनजीसी के नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। लेकिन चलिए, डिविज लेबोरेटरीज के नतीजे भी आने वाले हैं और नतीजों के अनुमान मैं आपको बता देती हूँ। नंबर्स पॉजिटिव आने के यहाँ पर अनुमान लगाकर चल रहे हैं हम। बिक्री के लिहाज से अगर देखें सालाना आधार पर करीब 30% की बढ़ोतरी का यहाँ पर अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। करीब 1701 करोड़ से 2210 करोड़ बिक्री का आंकड़ा आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा मुनाफे के फ्रंट पर करीब 41% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सालाना आधार पर 41% का अपटेक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 493 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 690 करोड़ तक जाता हुआ हम देख सकते हैं। कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर करीब 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 930 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखेगा जो कि पिछले साल 725 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मूव और मार्जिन जो है 42.5% से 42.2% पर। तो क्लियरली मार्जिन जो हैं जिन लेवल्स पर थे उन्हीं लेवल्स के आसपास आने की उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं। अब फैक्टर्स कौन से हैं जिस पर फोकस रखना होगा? एक बेटर ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के चलते सेल्स को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा जो कि नतीजों पर रिफ्लेक्ट होता हुआ हम देखेंगे। प्रोडक्ट मिक्स जो है उसके चलते मार्जिन्स में स्लाइटली कमजोरी का यहाँ पर संकेत आते हुए दिख रहे हैं, या फिर फ्लैट मार्जिन्स देखने को मिलेंगे या फिर स्लाइट कमजोरी यहाँ पर सालाना आधार पर मार्जिन्स पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इनके सार्टेंस पोर्टफोलियो को लेकर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आते हैं इस पर हमारी नज़र रहेगी। तो कुछ चीज़ें जिस पर नज़र रहेगी, लेकिन नतीजे जो हैं बिक्री, मुनाफे और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर पॉजिटिव रहने के अनुमान है। सिर्फ मार्जिन्स हैं जो कि प्रोडक्ट मिक्स के चलते देखना होगा किन लेवल्स पर जाते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमने इक्विटी मार्केट्स का सारा अपडेट यहाँ पर जाना, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में आपको आज क्या करना चाहिए ये बताने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट, इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में कमोडिटी मार्केट में ही हमने काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखा है। गोल्ड सिल्वर में जिस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, कॉमिक्स पर दाम अगर हम देखें $1825 पर है, करीब 2 हफ्तों के हाई पर सोने के दाम में ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी होगी और इस तेज़ी को कैसे प्ले आउट किया जाए? जी, गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि अच्छी खासी मूवमेंट है कमोडिटी मार्केट में पिछले एक हफ्ते से और लगातार बाइंग हमको देखने को मिली है गोल्ड और सिल्वर में। मेन कारण ये है कि जब से फेड ने बोला है कि मार्च में रेट हाइक हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो अभी भी चिंता का कारण है क्योंकि 40 साल के हाई पे है इन्फ्लेशन नंबर्स। और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया और यूक्रेन की तरफ से, उसका भी एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। रिस्क प्रीमियम यहाँ पे प्राइस में ऐड हुआ है। कल के जो डेटा है यूएस के इन्फ्लेशन के वो भी बढ़ के आए हैं जिसके कारण बाइंग और आई है प्राइस में। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल्ड और सिल्वर प्राइस दोनों में बाइंग कंटिन्यू रहेगी। और गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 1850 के लेवल शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निकल रहा है तो 1870 कॉमिक्स में लेवल आ सकते हैं। एमसीएक्स में ट्रेडिंग की बात करें तो मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स का भी कंटिन्यू रखना चाहिए। गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स 48,800 के लेवल से बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 49,200, स्टॉप लॉस जो है 48,600 का रखे गोल्ड में बाय करना चाहिए। बाकी मेटल्स की बात करें और क्रूड ऑयल की बात करें तो वहाँ पे भी तेजी कंटिन्यू है। क्रूड ऑयल में लोअर इन्वेंट्रीज है और यूएस में जो विंटर स्टॉर्म आया है उसके कारण डिमांड में पीक हुई है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो आउटलुक को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। प्राइस वापस से 90 बैरल के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो क्रूड ऑयल में बाय एंड डिप्स का भी कंटिन्यू रखना चाहिए। 6780 के लेवल से क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 6890, स्टॉप लॉस जो है 6720 का रख के क्रूड ऑयल में बाय कंटिन्यू कर सकते हैं।
बेस मेटल यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार तेजी हमको देखने को मिली है। ओवरऑल जो टाइट सप्लाईज है ग्लोबल मार्केट में और डिमांड हाई है, तो जिसके कारण प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। और जो यूरोप में एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ रही है उसके कारण भी वहाँ पे सप्लाई का रोक आ रही है। दूसरी तरफ चाइना की तरफ से भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। कोविड के लॉकडाउन की वजह से एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग रीजन है, वहाँ से प्रोडक्शन कट है। और जबकि कॉपर की बात करें तो ओवरऑल सारे एक्सचेंजेस जो है मेन शंघाई, एलएमई और कॉमेक्स, वहाँ पे इन्वेंट्री काफी लो है, जिसके कारण कॉपर में हमको ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है कॉपर में बाय कर सकते हैं। वोलेटाइल कमोडिटी है, थोड़ा भी नीचे आता है 782 के लेवल से वहाँ बाय कर सकते हैं। 792 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस जो 776 का रखे कॉपर में बाय कर सकते हैं। तपन शुक्रिया ये सारे के सारी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट्स में एक्शन आज दिख सकता है। गोल्ड में खरीदारी के मौके, कच्चे तेल में भी बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। बेस मेटल्स में कॉपर में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 782 के लेवल्स पर अगर मिल जाए 792 के टारगेट्स के लिए इसे खरीदा जा सकता है। कच्चे तेल में घरेलू बाजार में करीब 6890 तक के टारगेट्स को ध्यान में रखें। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी बाय कॉल इनिशिएट करने की राय। और गोल्ड में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट करीब 49,200 के लिए 49,200 के लेवल्स के लिए एक बार खरीद कर चल सकते हैं। 48,600 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपने जाना, लेकिन आज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं जान लेते हैं ख्याति से। ख्याति गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज क्या कहती हैं। सबसे पहले तो देखते हैं एमएनएम पे सीएलएसए ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 1220 रुपये का। एबिट कंपनी का काफ़ी बेहतर हुआ, लेकिन इसके आय ने एक्सपेक्टेशंस भी मीट किया है। फिर देखते हैं सीएलएसए ने हिंडाल्को पे खरीदारी की राय दिया है। लक्ष्य का है 655 रुपीज़ का। लेवरेज के साथ कंपनी की मैनेजमेंट कर रही है फोकस ग्रोथ पर। फिर देखते हैं सीएलएसए ने पिरामल पे आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 2850 रुपीज़ का। FY23 में देखें तो लोन में थोड़ा और ग्रोथ दिख सकता है और इसके फाइनेंशियल सर्विसेज पैट का एस्टिमेट भी 9 से 19% तक बढ़ाया है। फिर क्रेडिट स्विस ने जोमैटो पे आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 120 रुपये का। इसका टारगेट मल्टीपल देखें तो 2 टाइम्स ऑफ GOV ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को कम किया है शार्प करेक्शन की वजह से। आखिरी में देखते हैं JP मॉर्गन ने सेल पे ओवरवेट की राय दिया है। लक्ष्य का है 165 रुपीज़ का। प्राइस के बढ़ने से मार्जिन में बढ़त दिख सकती है और सेल्स अगर जो डी लेवरेज कर रही है वो कंटिन्यू करेगी तो वो बहुत ही बड़ी फोकस रह सकता है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। ओके ख्याति शुक्रिया ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कल का बाजार कैसा दिखा। कहीं ना जाएं, आप बने रहें, जल्द लौट